नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले और एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं आकांक्षा। तो श्रवण, साथ की बड़ी बात की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से अपने दर्शकों को बता दें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक युवक की पिटाई हुई है। लड़की ने, आपको बता दें कि युवक से मारपीट किया है। लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। युवक खुद को बेकसूर बता रहा। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा और IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें भी आपके सामने। बिल्कुल, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लड़की युवक के साथ किस तरह से मारपीट कर रही है। इस लड़की का आरोप है कि ये लड़का इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और उसके बाद किस तरह से इस लड़की ने इस लड़की को सबक सिखाया। हालांकि हैरानी की बात यह है कि ये लड़का इन आरोपों को गलत बता रहा है, खुद को बेकसूर बता रहा है और IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ विवेक पटैया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। लड़की लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। लड़की ने युवक से मारपीट किया, खूब पिटाई की। कब का वीडियो बताया जा रहा है, क्या कोई जानकारी इस पर? देखिए, युवक जो पिट रहा है वो कहाँ का रहने वाला है, इस बात की जानकारी नहीं है और न ही यह शिकायत थाने में पहुंची है। लेकिन कल देर रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के ठीक सामने का ये मामला है, जहाँ पर एक युवती एक युवक को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रही है। हालांकि आसपास खड़े हुए लोग जो है वो समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी युवती उस युवक को पीटते हुए नजर आ रही है और अभद्र भाषा में भी बातचीत कर रही है और युवक का पर आरोप लगाया है कि इसने छेड़छाड़ की है। हालांकि सभी आरोपों को युवक ने खारिज करते हुए जो है माफी मांगने की बात थी, लेकिन युवती के द्वारा बार बार जो है उसको अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए पिटाई की गई। इस पूरे मामले में जो है किसी प्रकार की कोई शिकायत हबीबगंज थाने में देर रात तक दर्ज नहीं हुई है। विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वहां पर शायद कोई ट्रैफिक के भी कर्मचारी नजर आ रहे हैं। क्या थाने में इसको लेकर के कुछ सूचना दी गई है? देखिए, ट्रैफिक के लोग वहां पर नहीं थे। जो लोग मौजूद थे वो वहां पर मेट्रो कंपनी का जो कार्य चल रहा है उस के जो चौकीदार है वो वहां पर थे। उन लोगों ने भी बीच बचाव किया, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले में पुलिस शिकायत नहीं हुई है और इसीलिए मामला थाने नहीं पहुंच पाया। यदि मामला थाने जाता तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती, लेकिन युवती एक आरोप के आधार पर कि युवक ने छेड़छाड़ की उसके साथ, उस आधार पर उसकी पिटाई कर रही है। हालांकि रानी कमलापति स्टेशन जब से विश्व स्तरीय हुआ है उसके बाद से वहां पर जो है इस तरह की गतिविधियां होते रही है और शराबियों का और इस तरह के लोगों का जमावड़ा देर रात तक लगा रहता है। पिछले दिनों IBC 24 ने भी वहां पर इस तरह की गतिविधियों को का जमकर खुलासा किया था। बिल्कुल विवेक, देखते हैं थाने में शिकायत दर्ज करवाई जाती है या नहीं और आगे इस मामले में क्या होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए आकांक्षा, बुलेटिन में अब बढ़ते आगे और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर NIA ने आतंकियों के खिलाफ चालान पेश किया है। JMB की 6 आतंकियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया है। आपको बता दें, NIA ने चालान डायरी में बड़ा खुलासा किया है कि ये जो आतंकी जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो जिहाद और हिंसा फैलाने की तैयारी में था। आपको बता दें, मार्च में इन तमाम आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। आतंकी हिंसा फैलाने के लिए युवाओं का माइंड वॉश कर रहे थे। आतंकियों ने भोपाल को शरणस्थली बना लिया था। 14 मार्च को ATS ने बड़ी कार्रवाई करते हुए JMB के कुछ आतंकियों को पकड़ा था और उसके कुछ दिनों बाद दूसरे आतंकियों की भी गिरफ्तारी हुई थी और अब इन तमाम 6 आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है। और जो चालान पेश किया गया है उसको लेकर के NIA ने चालान डायरी में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। इनका कहना है कि जिहाद और हिंसा फैलाने की फिराक में थी ये तमाम आतंकी। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे कि श्रवण, ये भी हैरान करने वाली बात कि खुद तो आतंक फैलाने की कोशिश कर ही रहे थे, इसके साथ ही दूसरे युवाओं को भी माइंड वॉश करते थे और उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए वो उन्हें उत्साहते थे। तो ये बड़ा खुलासा निश्चित रूप से आकांक्षा मध्य प्रदेश में हुआ था और जिस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, चौंकाने वाले ये खुलासे थे और इस पर लगातार जो है कार्रवाई इस पर जारी रही। कई खुलासे इस पूरे मामले में हुए। बिल्कुल, खुलासे हुए और उसके बाद रतलाम के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी इनके पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ हुआ। इन्हें पकड़ा गया, काफी धरपकड़ हुई। ना सिर्फ भोपाल बल्कि रतलाम से भी कुछ गिरफ्तारी हुई और जो भी इन्होंने खुलासे किए उसके आधार पर अलग अलग जगह NIA की टीम ने दबिश भी दी और उसके बाद आज 14 मार्च को जब इनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद कल देर रात चालान पेश कर दिया गया है। कोर्ट के सामने चालान पेश किया गया और इस पेश में कई हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं। चलो, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं।
विवेक, एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। अब तक की जांच की बात करें तो किस तरह से जांच इस पूरे मामले में लगातार आगे बढ़ी और क्या कुछ खुलासे हुए हैं? देखिए, एनआईए इस पूरे मामले में जांच कर रहा था और पिछले दिनों एनआईए ने भोपाल के पास रायसेन से कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। इसके अलावा विदिशा से भी, विदिशा जिले के सिरोंज लटेरी से भी कुछ लोगों को पकड़ा था और भोपाल के ऐशबाग इलाके से कुछ लोगों को पकड़ा था। इनसे पूछताछ में अब तक जो जानकारी सामने आई थी उस आधार पर एनआईए ने चालान पेश कर दिया है विशेष अदालत में। और इस चालान के अनुसार जो है कहा गया है कि ये जो आतंकवादी है, संदिग्ध आतंकवादी थे, ये जिहाद फैलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में ठहरे हुए थे और यहाँ पर यहाँ के युवाओं को जिहाद के लिए जो है भड़काने का काम कर रहे थे। उनको ऐसे साहित्य उपलब्ध करा रहे थे ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जाए और साथ ही हिंसा को लेकर भी एक बड़ी जो है साजिश की तैयारी ये लोग कर रहे थे। लेकिन उसके पहले ही जो उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उनका जो खुलासा हुआ है, इस आधार पर एनआईए ने जो है पूरा चालान पेश किया है। चालान में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिहाद को लेकर मुस्लिम युवाओं को भड़काने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी और जो मध्य प्रदेश को एक सॉफ्ट टारगेट इन लोगों ने बना रखा था ताकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि यदि संचालित करते हैं तो कोई भनक नहीं लगेगी। इसलिए ये मध्य प्रदेश में रह रहे थे। कुछ संदिग्ध तो मध्य प्रदेश में जो एक मुस्लिम जमातों का एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम होता है उस दौरान यहाँ पर आए थे और तब से यहाँ पर वो रह रहे थे और एनआईए की को उनकी गतिविधियों पर तब से नजर थी और उसके बाद उनको दबोचा और उनसे पूछताछ के बाद जो खुलासे हुए, उनके पास जो सामग्री बरामद हुई उसके आधार पर एनआईए ने पूरा एक चालान जो है वो विशेष अदालत में कल पेश कर दिया है, जिस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अब जो है इन पर जो है मुकदमा भी चलेगा और इन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में इतने दिनों से आतंकवादी रहकर अपनी जिहादी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की इसकी भनक तक नहीं लगी थी। निश्चित रूप से विवेक, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से मध्य प्रदेश में रुके हुए थे लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बिल्कुल श्रवण, एक राहत भरी बात ये रही कि समय रहते ही इन्हें धर दबोचा गया, वरना भोपाल के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों को ये दलाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर खंडवा से बता दें। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया है। आरोप लगाया है मरीजों के परिजनों ने कि नर्स के गलत इंजेक्शन के कारण मरीज की मौत हुई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इलाज के लिए यहाँ पर परिजन पहुंचे हुए थे। पुलिस की समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ी खबर इस वक्त की खंडवा से है, जहां मरीज की मौत के बाद परिजनों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया है। नर्स के गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होने का आरोप यहाँ पर परिजन लगा रहे। घायल युवक को इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आया गया था, परिजनों को समझाइश दी गई, उसके बाद कहीं ये मामला शांत हुआ। नर्स ने एक इंजेक्शन लगाया, उसके 5 मिनट बाद मुंह से फेस आया, उल्टी हुई और डेड हो गई। मैडम क्या सीख रही है? ये कौन मैडम है? वो गलत इंजेक्शन लगाया है, क्या है हमको नहीं पता, कौन से डॉक्टर ने लिख के दिया या मैडम ने लगाया है। घायल अवस्था में आए थे, उनकी इलाज उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। उनको मर्चुरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। वो तो स्पष्ट पीएम के पश्चात ही हो पाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रतीक, पूरा मामला क्या है और उसके साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हमने पुलिस वालों को क्या कहना है ये तो सुन लिया, परिजनों को क्या कहना है ये भी सुन लिया, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ जानकारी उन्होंने कुछ कहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद में जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उनके परिजन भी उनसे मिलने के लिए गए थे, परिजनों ने उनसे बातचीत भी की। उसके बाद में परिजनों ने आरोप लगाया है कि कुछ देर बाद नर्स ने उनको एक इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद उनके मुंह से जो है झाग निकला और उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया। और जैसे ही ये मामला बढ़ा तो अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मुगल थाना पुलिस जो है वो तत्काल मौके पर पहुंची और मामले को नियंत्रण में किया। वहीं डॉक्टर जो हैं अस्पताल के, उन्होंने परिवार के लोगों को काफी समझाइश दी कि ऐसी कोई स्थितियां नहीं बनती हैं और जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एक ट्रीटमेंट शेड्यूल के तहत दिया जाता है। किसी भी मरीज को ट्रीट करने के लिए एक ट्रीटमेंट का शेड्यूल बना होता है और जो भी इस तरीके के मरीज आते हैं जो एक्सीडेंट में घायल होते हैं उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए एक शेड्यूल बना हुआ है, उसी शेड्यूल को फॉलो करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो आरोप आप परिजन लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा अस्पताल प्रबंधन का कहना जो है परिजनों को था। जी।
ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए प्रतीक। चलिए बढ़ते आगे, और इस बीच बैतूल से खबर है, जहां बैतूल के पुसली गांव में पारिवारिक रिश्तों वाले दो परिवारों के बीच यहां पर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। और यह बताया जा रहा है कि दो परिवारों के घर के आंगन के बीच से रास्ता बनाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। ये तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आंगन को लेकर के किस तरह से विवाद हुआ है। और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लाठियों, पत्थर और लोहे की सरिया से बुरी तरह पीटा। लगभग 1 घंटे तक दोनों परिवार एक दूसरे को पीटते रहे। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। लड़ाई से ग्रामीणों में दहशत इस कदर फैली कि ग्रामीणों ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। इस संघर्ष में एक ही परिवार के 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। घायल हुए 5 पुरुषों और एक महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। झगड़ा इस तरफ से हमारे मकान की रास्ता बंद करने के लिए सब लोग आए थे पूरे, कि इनके मकान की रास्ता बंद कर दें। कुछ लोग जो चोट ज़्यादा थे उनको बैतूल अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों जो एक दूसरे के खिलाफ मारपीट करके और कानून को हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई। बढ़ते आगे बात करते हैं पन्ना की। पन्ना में जिला अस्पताल के चिकित्सकों और अस्पताल स्टाफ ने सामूहिक इस्तीफा सीएमएचओ को सौंप दिया है। बता दें आपको कि आज दोपहर 2 बजे के बाद पूरी तरह काम बंद जिले की स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो सकती हैं। बता दें कि जब स्वास्थ्य सेवाएं ठप होंगी तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते 3 सितंबर को सड़क दुर्घटना में घायल युवक अरविंद सोनी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने सिविल सर्जन से मारपीट की थी और घटना के बाद सिविल सर्जन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं दूसरे पक्ष ने अस्पताल के 5 डॉक्टर्स के खिलाफ ST/SC एक्ट की एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद डॉक्टर्स और अस्पताल स्टाफ ने यह कदम उठाया है। डॉक्टरों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से ST/SC एक्ट लगाया गया है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। 3-4 दिनों से घटनाएं घट रही हैं अस्पताल में, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, क्योंकि आगे भी ये घटनाएं घटती रहेंगी और हम लोग सब पूरा स्टाफ जो है बाहर का है, तो हमारी क्या सेफ्टी है। चाहते हैं कि तो जो हर्जन एक्ट लगाया है उसको तुरंत हटाया जाए और जिन लोगों ने मारपीट की है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुए हादसों में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंज बासौदा से भाजपा विधायक लीना जैन की कार एक सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे में उनका परिवार कार में ही सवार था। इस हादसे में उनकी 90 साल की सास घायल हो गई। उनका इलाज विदिशा जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं लीना जैन को भी मामूली रूप से चोट आई है। बताया जा रहा है कि गाय को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ट्रक से टकरा गई। उधर जबलपुर के उखरी चौराहे के पास भीषण सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के साथ ही महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी वहां पहुंच गए। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक एक स्कॉर्पियो कार कचपुरा ब्रिज की ओर से विजयनगर की तरफ जा रही थी, तभी दर्दनाक हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में हर साल रोड एक्सीडेंट में 12,000 लोगों की जान जा रही है। इस मौत के आंकड़े को कम करने के लिए स्टेट की पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने IIM इंदौर से डेटा साझा किया है। IIM एक्सीडेंट को कम करने के लिए पुलिस को ट्रेनिंग देगी। पुलिस विभाग में एजुकेशन मॉडल लागू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण और शोध संस्थान ने IIM इंदौर के साथ 5 साल तक के लिए तैयार किए गए MOU पर साइन किया है। इसके तहत शोध किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर IIM इंदौर में मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रभावी सड़क प्रबंधन पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट में सर्वाधिक हादसों, सड़क दुर्घटना वाले जिलों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, ग्वालियर, नर्मदापुरम समेत अन्य जिलों के नाम शामिल हैं। चलिए बढ़ते आगे। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में एक युवक ने लोन न भर पाने के कारण तनाव में आकर खुदकुशी कर ली और परिजनों ने बैंक पर प्रताड़ना और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दरअसल युवक के पिता ने 8 लाख का लोन ले रखा था। पिता की मौत के बाद बैंक लोन चुकाने के लिए मृतक के बेटे राज चौहान पर लगातार दबाव बना रहा था। साथ ही युवक के पिता की पेंशन को भी बैंक ने रिकवरी करने के बहाने रोक लिया था, जिसके कारण आर्थिक हालत बिगड़ गई और इसी के चलते युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
उस कर्जे के लिए कई बार मेरे से बोला कि मामा बहुत परेशान कर रहा है यार ये बैंक वाले, जितना पैसा सर्विस का पापा का आता है रिटायरमेंट का वो सब काट लेती है, पैसे ही नहीं देती हो। जब भी जाते निकलाने कहीं होल्ड पे रख देती कहीं क्या, और माँ जाते तो बैंक भी कहती है कि भले मारो कुछ भी करो पैसा देना। घर वालों ने बताया कि मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, तो टॉयलेट के बहाने अपने घर के अंदर जाकर एंगल में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। शायद मजदूरी करता है, वजह तो कुछ भी सामने आई नहीं है, जांच जारी है उसमें भी। प्रदेश के लघु उद्योगों के सामने श्रवण एक बार फिर से कोयले का संकट गहराने लगा है। नए आवंटन के लिए एसईसीएल एग्रीमेंट नहीं कर रहा है। यही नहीं, स्थिति ऐसी है कि सीएसआईडीसी को दिसंबर 2021 का कोयला जुलाई 2022 में मिला है, वहीं जनवरी से मार्च तक का कोयला भी अब तक नहीं मिल पाया है। उद्योगों को महंगी कीमत पर बाहर से कोयला खरीदना पड़ रहा है, जिससे लागत में बढ़ोतरी के साथ उद्योगों के संचालन की चुनौती भी बढ़ गई है। ऐसे में लागत में बढ़ोतरी होने से पूरी सप्लाई चेन अब प्रभावित हो रही है। उद्यमियों का कहना है कि सरकार इसमें दखल करे ताकि प्रदेश के उद्योगों को उनके अधिकार का कोयला मिल सके। इधर एसईसीएल के अधिकारी इसके पीछे तकनीकी कारणों का हवाला दे रहे हैं। अधिकारियों की माने तो सीएसआईडीसी को कोल का आवंटन कोल इंडिया करता है। देश में कोल डिमांड के बीच पावर सेक्टर के उद्योग प्राथमिकता में है, लेकिन नॉन पावर सेक्टर को भी डिमांड के मुताबिक कोयले की आपूर्ति की जा रही है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड गैर जिम्मेदार और निरंकुश हो गया है। उसको छत्तीसगढ़ के उद्यमियों से कोई लेना देना नहीं है। न तो सहायक उद्योगों को मदद कर रहा है वो, न कोयला दे रहा है ताकि यहाँ के कोयल आधारित उद्योग चल सके। एसीसीएल पिछले वर्ष के तुलना में लगभग 20% अधिक कंपनी ने कोयला उत्पादित किया है, उपभोक्ताओं को डिस्पैच किया है। यह कोयला पावर सेक्टर, नॉन पावर दोनों को दिया जा रहा है। आज के दिन में भी एसीसीएल दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध करा रही है। बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर के चंदखुरी स्थित राज्य पुलिस अकादमी से शहर के लिए चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि राज्य पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में साल 2020 बैच के 12 डीएसपी स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। यहां 25 डीएसपी ट्रेनिंग ले रहे थे, जिनमें से 20 डीएसपी में स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखे। इनकी जांच कराने पर 12 डीएसपी संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। सभी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। अकादमी में सभी क्लासेस को बंद कर दिया गया है। और मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर से लगे चंदखुरी इलाके में स्थित ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी में एक बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आई है। इसी एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं करीब 20 जो डीएसपी हैं, उनमें से 12 जो हैं 12 डीएसपीज़ की जो स्वाइन फ्लू की यहाँ पे पुष्टि हुई है। और अभी जिस तरीके से अगर बात करें कि काफ़ी यहाँ पे ये सुरक्षित परिसर है और काफ़ी लंबा ये एरिया में फैला हुआ है, लेकिन अभी तक जो बात निकल के आई है कि उसमें 2020 के करीब जो 12 डीएसपी हैं वो स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो गए हैं और उनको संक्रमित हो गए हैं और उनको जो होम क्वारंटाइन यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे सजा प्रशिक्षण चलता रहता है और अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 170 जो हेड कांस्टेबल हैं वो एएसआई का जो एक ट्रेनिंग होता है प्रमोशन से पहले, वो भी यहाँ पे प्रशिक्षणरत हैं। और अभी फिलहाल हालांकि जिस तरीके से जो बात सामने आई है कि उनका जो टेस्ट हुआ था उसमें उनमें से एक को भी अभी स्वाइन फ्लू का जो पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन एक ये बड़ी खबर यहाँ पे निकल आई है कि जो साल 2020 के जो डीएसपी हैं, जो 20 लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उनमें से 12 लोगों को स्वाइन फ्लू संक्रमित हुए हैं और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस पूरे मामले पे एकेडमी के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो बोलने को भी फिलहाल तैयार नहीं है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के समेत गणेश जी को उन्होंने झांकियों के दर्शन करने निकले। इस दौरान उन्होंने कोलार, न्यू मार्केट, 10 नंबर समेत अन्य क्षेत्रों में विराजे गजानन के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भीमा कुंज स्थित लाल बाग के राजा के दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए श्री गणेश के दर्शन के लिए निकला हूँ। साथ ही उन्होंने प्रदेश और प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना भी की। उनकी कृपा और आशीर्वाद। मैं भी आज गणेश जी के दर्शन करने निकला हूं। इतने उत्साह से लोग भगवान की भक्ति में, पूजा और अर्चना में लगे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि सबका मंगल और कल्याण करें, सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें।
तो कल अनंत चतुर्दशी है श्रवण, और भोपाल में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की पूरी तैयारी कर ली गई है। विसर्जन को लेकर 2000 से ज्यादा नगर निगम और पुलिस प्रशासन का अमला मुस्तैद रहेगा। तालाब में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छोटे तालाब के खटलापुरा घाट, भदभदा के प्रेमपुरा घाट समेत 7 अन्य स्थानों पर ही बड़ी मूर्तियों के विसर्जन की अनुमति दी गई है। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। भोपाल में श्री गणेश की प्रतिमा के विसर्जन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के छोटे तालाब पर बने खटलापुरा विसर्जन घाट पर, जहां पर तैयारियां लगभग पुख्ता यहां पर कर ली गई। हम देख सकते हैं कि विसर्जन कुंड यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी मूर्तियों के लिए विशेष प्रकार की जो क्रेन है वो भी नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है। हम देख सकते हैं कि एक बड़ी क्रेन है जिससे मूर्ति को उठाया जाएगा, और यही छोटी क्रेन जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, इस प्लेटफॉर्म पर गणेश प्रतिमा रखी जाएगी जो सीधे तौर पर तालाब के अंदर जाएगी और विसर्जित हो जाएंगे श्री गणेश। तो ये तमाम पुख्ता तैयारियां की गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि कलेक्टर ने इस बार सख्त आदेश जारी किए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए। जिस प्रकार से वर्ष 2019 में 11 लोगों की मौत इसी जगह पर डूबने से हुई थी, यह हादसा भी गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुआ था। उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो हर साल पुख्ता की जाती है। समीक्षा यहाँ पर हो चुकी है और तालाब में लगभग 25 बोटों के साथ जो विशेष दल है वो भी मौजूद रहेगा। तो देखा यहाँ पर जाए तो जैसे अभी फिलहाल कोरोना के बाद से इस बार की जो मूर्तियों के रखने का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। लगभग 6000 से ज़्यादा मूर्तियां राजधानी भोपाल में इस बार सजाई गई हैं, रखी गई हैं, और इस बार का जो जल समारोह भी है वो भी ज़्यादा बड़ा होगा, भव्य होगा। तो उसे देखते हुए तमाम तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अनंत चतुर्दशी के दिन ये पूरी तैयारियों की एक बार फिर से समीक्षा होगी और इसके बाद श्री गणेश को विदाई भी दी जाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। तो श्रवण, बप्पा को विदाई देने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली और इसके साथ ही IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेगा कि जब आप विसर्जन के लिए जाएं तो पूरी सावधानी रखें, लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा नंबर 1 न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ हमारी सहयोगी अमृता के साथ। नमस्कार। नमस्कार।